वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विसेज स्टडी। नेक्स्ट टेस्ट लगाते हैं यूपीपीसीएस के लिए, टेस्ट नंबर 80। इस टेस्ट सीरीज़ की पूरी टेस्ट सीरीज़ की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पर आप टेस्ट नंबर 1 से लेकर 80 तक पहुँच सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है। मतलब कोई दूसरा कारण भी उसके लिए होगा। केशिकत्व कैपिलरी एक्शन बचपन में, मतलब छोटी क्लास में पढ़ा होगा आपने। जैसे जो लालटेन होती है, यहाँ तेल भरा होता है नीचे, तो बत्ती जो होती है वो गीली होती है, यहाँ आग लगाते हैं तो चलती रहती है, फिर एक समय पे तेल ख़त्म हो जाता है। जो पेड़ होते हैं उनकी जड़ें नीचे फैली रहती हैं, पानी ऊपर चढ़ता है, फिर ये तना है, तन से पत्तियों में फिर ऊपर तक जाता है। ठीक है। या स्पंज है, कोई स्पंज, आपने स्पंज को दबाया, फिर यहाँ पानी पड़ा नीचे सरफेस पे और दबा के पानी से टच करोगे, छोड़ दोगे तो पानी सोख लेगा वो। तो स्याही का सूखना केशिकत्व का कारण है, एकमात्र कारण है। भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, ये भी है। सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, ये भी है। पौधों की जड़ों से जल का इसके पर्ण की ओर बढ़ना, मतलब पत्ते की ओर बढ़ना। ठीक है। तो इसके लिए 2 कारण है, केशिकत्व है और एक कारण और है। कौन सा कारण है वो? ससंजन। ठीक है। और प्रश्यवेदन भी है। अब देखिए, दैनिक जीवन में केशिकत्व के अनेक कारण देखने को मिलते हैं। जैसे सोखता जो होता है, सोखता द्वारा स्याही सोख लेता है, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना और सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन या लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ना जिससे जलती है वो, पौधों की जड़ों से जल के इसके पूर्ण समयों की ओर, पूर्ण समय मतलब पूरे पेड़ को कवर करना है तने से पत्ती में। ठीक है। देखिए, जड़ से तनों तक चढ़ जाएगा वो तो केशिकत्व, लेकिन तनों से ऊपर जाएगा ना, पत्तियों में, छोटी छोटी टहनियों में, तो केशिकत्व के साथ प्रश्यवेदन और ससंजन आदि क्रियाएं भी इसके लिए उत्तरदायी है। इसलिए डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रिपीटेड प्रश्न है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, क्यों होती हैं भाई? बहुत बार पूछा गया प्रश्न है। क्यों होती हैं? पृष्ठ तनाव के कारण, सरफेस टेंशन इसको बोलते हैं इंग्लिश में। तो देखिए, किसी दिए गए आयतन के लिए गोलाकार आकृति के पृष्ठ का क्षेत्रफल अन्य आकृतियों के पृष्ठ के क्षेत्रफल से कम होता है। पृष्ठ तनाव के गुण के कारण किसी द्रव का स्वतंत्र पृष्ठ न्यूनतम क्षेत्रफल घेरने का प्रयास करता है, अतः वर्षा की जो बूंदें होती हैं वो गोलाकार होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तेल जो है, तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों फैल जाता है? क्यों फैल जाता है तेल जल के तल पर? क्योंकि तेल का तल, तल का मतलब है पृष्ठ, तेल का जो पृष्ठ तनाव होता है वो पानी से कम होता है, तभी तो फैलता है। अधिक होता तो डूब नहीं जाता। तो तेल का पृष्ठ या तल जो है, पृष्ठ या तल तनाव जो है वो पानी की अपेक्षा कम होने के कारण तेल के जल पर होने के कारण तेल के जल के तल पर जो है फैल जाने का कारण है। ठीक है। तेल जो है, तेल जल के तल पर फैल जाता है, ये लिखा है वहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब, साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब वायुमंडलीय दाब से कम, अधिक, बराबर या आधा? कितना अधिक होता है? तो देखिए, साबुन के घोल के बुलबुले बड़े इसलिए होते हैं क्योंकि जल में साबुन घुलने पर उसका जो पृष्ठ तनाव है वो कम हो जाता है, और बुलबुले के अंदर का दाब सदैव बाहर के वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ेगा, घटेगा, यथावत बना रहेगा, चपटा होकर तस्तरी नुमा हो जाएगा। जब किसी झील की तली से उठकर वायु का बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। तो देखिए, जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन
बढ़ जाता है। आयतन की बात हो रही है क्या? आयतन, आकार, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हवाई जहाज की आप यात्रा करोगे तो जो पेन होता है ना, वो स्याही वाला जिसमें भरते हैं, तो वो स्याही उसकी निकलने लगती है। क्यों होता है ऐसा? वायुमंडल में कमी के कारण, वायुमंडलीय दाब में कमी के कारण, वायुमंडलीय दाब अधिक होने के कारण, और स्याही के आयतन में वृद्धि होने के कारण, या अत्यधिक भार के कारण। क्यों? ऊपर दाब अधिक होता है, कम होता है? कम होता है, तभी तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। तो देखिए, अधिक ऊंचाई पर जाने पर क्रमशः दाब कम होता जाता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर वहाँ जो वायुमंडलीय दबाव है और पेन के अंदर स्याही के दबाव का जो साम्य भंग हो जाता है, ठीक है। और पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकल पड़ती है। पानी का आपेक्षिक घनत्व सबसे अधिक किस तापक्रम पर होता है? ये इम्पोर्टेंट है, प्रश्न पूछा गया दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार। 4 डिग्री पर अधिक होता है। तो देखिए, अधिकांशतः द्रवों को गर्म करने पर उनके आयतन में वृद्धि होती है, परंतु घनत्व जो है वो कम होता है। लेकिन पानी का व्यवहार 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस के बीच उल्टा होता है। यदि किसी पात्र में 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी को लेकर गर्म किया जाए तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक आयतन जो है वो घटता है और घनत्व जो है वो बढ़ता है। और 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का आयतन न्यूनतम और घनत्व होता है अधिकतम। तो इस चीज़ को याद रखना। जो बादल होते हैं, बादल, वो ऊपर एटमॉस्फेयर में, मतलब वायुमंडल में तैरते हैं। क्यों तैरते हैं वो? क्योंकि उनका कुछ कम होता है। क्या कम होता है? ताप, दाब, वेग, घनत्व। क्या कम होता है बादलों का? जो वायुमंडल में तैरते हैं बादल, घनत्व कम होता है। तो देखिए, गर्मी के दिनों में वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प गर्मी पाकर गर्म होता है, जिससे जलवाष्प का घनत्व घटता है। घनत्व घटने के कारण जलवाष्प हल्की होकर ऊपर उठती है और वायुमंडल के ऊपरी भाग में दाब एवं ताप कम होने के कारण यह जलवाष्प जो है फैलती है और पानी की छोटी छोटी बूंदों में परिवर्तित होकर मतलब बदल कर तैरती रहती है। इसी को कहते हैं बादल। मथने के पश्चात क्रीम का दूध से अलग हो जाने का क्या कारण है? मथते हैं ना, मथ तो क्रीम दूध से अलग हो जाती है अपकेंद्रीय बल के कारण। तो मथने के पश्चात क्रीम का दूध से पृथक हो जाना अपकेंद्रीय बल के कारण होता है। ये लोहे की जो कील है वो पारे में तैरती है लेकिन जल में डूब जाती है। कैसे करती है वो ऐसा? देखिए, लोहे का जो घनत्व है वो पानी से अधिक होता है और पारे से कम होता है, इसलिए पानी में डूब जाती है और पारे में तैरती है। ये सब गलत है कि रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति, ठीक है। और लोहे का भार पानी से अधिक, पारे से कम। सी है इसका आंसर। तो लोहे की कील पारे पर तैरती है किंतु पानी में डूब जाती है। इसका कारण है कि पारे का जो अपेक्षित घनत्व है वो लोहे के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है, जबकि पानी का लोहे से कम। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो कुछ ऊपर उठता है, कुछ नीचे जाता है। वह उसी तल पर तैरता है या वह समुद्र की तली में डूब जाता है? डूबता तो नहीं है, कुछ ऊपर उठ जाता है। तो नदी के जल के घनत्व की अपेक्षा समुद्र के खारे पानी का घनत्व जो है अधिक होता है, इसलिए समुद्र के जल में जहाज के प्रवेश करने पर अधिक प्लावन बल लगने लगता है, जिससे जहाज कुछ ऊपर उठ जाता है। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है। क्यों? क्यों होता है बताइए? प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि यह छोटे कणों से बना होता है। प्रकाश का वेग बहुत अधिक है। प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बहुत छोटा है। प्रकाश अपने चारों ओर से परावर्तित होता है। यह छोटे कणों से बना होता है, ये गलत है स्टेटमेंट। प्रकाश का वेग बहुत अधिक है, ये भी गलत है। सी या डी में से एक उत्तर बताइए कौन सा। प्रकाश सीधे रेखा में चलता प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का जो वेवलेंथ है बहुत छोटा होता है। तो प्रकाश का वेवलेंथ यानी तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है तथा उसका विवर्तन भी बहुत छोटा होता है, जो हमारी आंखें देख नहीं सकती, इसलिए प्रकाश हमें सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है।
जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गति करता है तो निम्नलिखित में से कौन सी जो चीज़ है वो नहीं बदलती, मतलब अपरिवर्तित रहती है। तीव्रता बदलेगी, वेग बदलेगा, वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य भी बदलेगी, नहीं बदलेगी तो फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी जो है वही रहती है, लेकिन उसकी तरंग दैर्ध्य और वेग बदल जाते हैं। साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना किस परिघटना का परिणाम है? साबुन के पतले झाग में चमकदार रंग बनते हैं, क्यों बनते हैं वो? बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण के कारण। ए है इसका आंसर। तो साबुन के पतले झाग में चमकदार रंगों का बनना बहुलित परावर्तन और व्यतिकरण का परिणाम है। जब किसी पारदर्शक पतली परत पर श्वेत प्रकाश आपतित होता है तो परत के दोनों पृष्ठों से परावर्तित तथा अपवर्तित प्रकाश किरणों में व्यतिकरण होता है। व्यतिकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इंटरफेरेंस। इस परिघटना के परिणाम स्वरूप वह परत चमकदार दिखाई पड़ती है। अंतिम प्रश्न है, प्रकाश तंतु जिस सिद्धांत पर कार्य करता है वह है। ये इम्पोर्टेंट और रिपीटेड प्रश्न कई बार पूछा है। प्रकाश तंतु या प्रकाशिक तंतु, इंग्लिश में बोलते हैं इसको ऑप्टिकल फाइबर। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है ये। तो प्रकाशिक तंतु या ऑप्टिकल फाइबर कांच या प्लास्टिक से निर्मित अत्यधिक पतली बेलनाकार खोखली नलिकाएं होती हैं जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती हैं, और इनमें प्रकाश ऊर्जा का किसी प्रकार भी क्षय जो है नहीं होता है, बिल्कुल हानि नहीं होती। अभी वर्तमान में जो ब्रॉडबैंड चल रहा है, मतलब वाईफाई, वो इसी पर चल रहा है, फाइबर पे। अब तूफान की तरह स्पीड आती है, ठीक है। जो वायर पे था उसकी कम से कम 10 गुना 20 गुना। तो 15 प्रश्न थे ये जनरल साइंस के, और ये सारे के सारे प्रश्न पहले यूपीपीसीएस और लोअर सबऑर्डिनेट में पूछे हुए हैं, ऊपर नीचे करके एक्सप्लेनेशन, विकल्प को इधर से उधर करके। तो एक बार तो इनकी प्रैक्टिस कर लेना। धन्यवाद।